So, good afternoon, all. So, we will now proceed with our chapter number 3, an empire across 3 continents, जिसमें अपने लोग पढ़ रहे थे about the रोमन एम्पायर। अब जब हम रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे क्लास, तो कुछ चीजें हैं जो अपने लोगों ने कर ली है। एंड इन टर्म्स ऑफ वट एवर वी से कि हमने जो जो चीजें की है कि रोमन एम्पायर क्या था, क्या उसकी एक्सटेंशन थी, किस टाइप का एम्पायर था, वहां पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज थी, बेसिक जो इनिशियल पार्ट है दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। नाउ वी मूव ऑन टू आवर टॉपिक विच इज अर्बनाइजेशन। अब जो हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन का हमने पहले ही मतलब समझा है कि भाई सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि भाई फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो, या फिर भाई कि किसी एक पर्टिकुलर चीज में वो बहुत ज्यादा डेवलप हो। ऐसे नहीं होता। अर्बनाइजेशन होती है कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट, जहाँ पे ट्रेड भी है, ग्रेन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो भी अच्छा है। और एक चीज जो हमने पढ़ी थी पिछले में कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी जो लोग हैं वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते कि अपने आप ही सब कुछ मैन्युफैक्चर कर ले, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये जो है ऑब्वियसली रोमन एम्पायर जो है वो भी एक बहुत, ये हम बोलेंगे कि अर्बनाइज्ड एरिया थी। यू कैन से एरिया विथ लॉट ऑफ सिटीज एंड लॉट ऑफ डेवलपमेंट। तो अगर हम देखें एट द पीक ऑफ सेकेंड सेंचुरी, जो रोमन एम्पायर है ना वो कहाँ से कहाँ तक थी? स्कॉटलैंड से अर्मेनिया तक, एंड फ्रॉम सहारा टू द यूफ्रेट एंड समटाइम्स बियॉन्ड भी। क्योंकि हमें पता है ये वो लोग थे जो अब कंटिन्यूस वॉरफेयर कर रहे थे ताकि ये लोग क्या कर सके, कहीं ना कहीं अपना एम्पायर एक्सपैंड कर सके। इस टाइम तक ऐसा हो रहा था। तो दीज पीपल वर एक्सपैंडिंग। और एज व्हेन वी स्टार्टेड द चैप्टर हमने बोला ही था एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। तो 3 कॉन्टिनेंट्स हमने बोला था, सम पार्ट्स ऑफ यूरोप, सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ एशिया। स्पेसिफिकली अगर बोले तो वेस्टर्न एशिया, वेस्टर्न एशिया इन टर्म्स ऑफ द होल वर्ल्ड, और जो रोमन एरिया उसका ईस्टर्न साइड था एशिया। उसके बाद हम ये देखेंगे अर्बनाइजेशन क्यों जरूरी थी। मतलब ऐसा जब बहुत बार होता है कि अर्बनाइजेशन क्या होती है, एक तो डेवलपमेंटल फेज है, एक कहीं ना कहीं नीड ऑफ द आवर भी होता है। तो ऐसी मतलब इतनी जल्दी और इतने अच्छे फॉर्म में अर्बनाइजेशन हुई कैसे? क्योंकि अर्बनाइजेशन ओनली सॉल्यूशन थी फॉर द एम्परर, ताकि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है ऑफ वास्ट एरिया, क्योंकि उनके अंदर बहुत बड़ी एरिया थी जिनको उनको रूल करना था। तो जब तक अर्बनाइजेशन नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगा, राइटिंग नहीं होगी और ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी, पावर जो है वो राजा अपने सब उनको देगा। भाई उन जो राजा के अंदर मिनिस्टर्स हैं कि ये चीज आपको देखनी है, ये चीज आपको देखनी है, और आर्मी जो डेवलप किया है। तो अगर ये अर्बनाइजेशन नहीं होती तो इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल फॉर द emperor to rule such a big area with such diverse set of territories। इतने अलग अलग टाइप के एरिया, अलग अलग टाइप के लोगों को एक साथ रूल करना तभी पॉसिबल हो सकता है अगर आप कोई अर्बनाइज्ड एरिया हो। And you can imagine at that time also they had the population of around 60 million in mid second century। You all know 1 million is equal to 10 lakh। तो इमेजिन करो 60 मिलियन पॉपुलेशन थी जो कि रोमन एम्पायर के अंडर थी इन द मिड सेकेंड सेंचुरी। तो दैट मीन्स इतने बड़े एरिया को, इतने सारे लोगों को रूल करने के लिए ऑब्वियसली क्या चाहिए था इन लोगों को? एक बहुत डेवलप ब्यूरोक्रेसी चाहिए थी, जो कि पॉसिबल थी ओनली एंड ओनली इफ दे आर अर्बनाइज्ड। अब इनकी जो सोसाइटी थी, या जो हम बोलेंगे कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल भी आ जाएगा, ये लोग ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो अपर क्लास को ही देते थे। इफ यू रिमेम्बर हमने पढ़ा था इस चैप्टर में 3 पिलर ऑफ देयर पॉलिटिकल सिस्टम। जो हमने पढ़ा था एम्परर, सेनेट एंड द आर्मी। और हमने इसमें ये किया था कि सेनेट जो है वो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, मतलब जो रिच लैंडलॉर्ड्स और रिच पीपल है, रिच एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वो लोग थे। तो अपर क्लास स्टार्टिंग से ही क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे थे इन टर्म्स ऑफ द
पॉलिटिकल पावर। अब जो ग्रेट अर्बन सेंटर्स हैं बेसिकली मेडिटेरेनियन के आसपास, जैसे वी कैन से अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक, ये जो है ये बेसिकली जो बिगेस्ट एरियाज थे, ये कहीं ना कहीं क्या थे, बेड रॉक ऑफ द इंटीरियर सिस्टम। बेड रॉक मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं बेस, जैसे हम बोल देते हैं ना नींव का पत्थर या आधार जो होता है, मतलब जो बेस है, the you can say the strong base on which the whole empire was ruling very nicely, was actually the big and the great urban centers which were around this Mediterranean area। यानी जो ये एरियाज थे इनके कारण में क्या है, इंटीरियर सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा था, क्योंकि यही से क्या हो रहा था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, क्योंकि अच्छी तरीके से अर्बनाइज थे, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज थी, यहाँ पे गवर्निंग सिस्टम अच्छा था, आर्मी थी, ये सारी चीजें। जो लोकल अपर क्लास है ना, वो लोग रोमन स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत हेल्प करते थे, not only in administration and providing them with lot of things, but also raising taxes from them, क्योंकि यही लोग हैं जिनसे टैक्सेस लिए जाते थे, जिससे कि गवर्नेंस क्या हो सकती थी, बहुत अच्छी तरीके से हो सकती। नाउ थ्रू आउट द सेकेंड एंड द थर्ड सेंचुरी हम देखेंगे कि जो अपर क्लासेस है और जो प्रोविंशियल अपर क्लासेस है, वो ज्यादातर जो है हम बोलेंगे कि जो हम सोल्जर्स जैसे होते हैं, यहाँ पे लिखा है कैड। कैड का मतलब है जो मिलिट्री या जो भी ग्रुप ऑफ पीपल जो स्पेशली ट्रेन्ड होते हैं टू डू समथिंग। तो ये जो है इनको कौन प्रोवाइड करता था, वो थे प्रोविंशियल अपर क्लासेस, और यही लोग थे जो प्रोविंसेस को गवर्न करते थे और कमांड करते थे आर्मी। तो इफ यू रिमेम्बर हमने पढ़ा था कि बेसिकली प्रोविंशियल और डिपेंडेंट अपनी जो इनके एरिया थे, एम्पायर थे, तो प्रोविंशियल जो थे उनके वहां से जो अपर क्लास है वो इनको सोल्जर्स और मिलिट्री के लिए लोग जो है वो ट्रेन करके सप्लाई करते थे, और इसीलिए ये लोग प्रोविंसेस को गवर्न करते थे। पर अब क्या है, दे केम टू फॉर्म अ न्यू एलीट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड मिलिट्री कमांडर्स। अगर तुम्हें याद हो तो पहले जो सेनेटर्स थे ना, वही सारा पावर उनके हाथ में ही होता था, पर अब क्या हो गया, धीरे धीरे ये जो प्रोविंसेस थे इनके अपर क्लास लोग जो है वो भी पावरफुल होने लग गए, और जो एम्परर है इनको इम्पोर्टेंट पोजीशन देने लग गए पूरे एम्पायर में, मिलिट्री कमांडर्स के फॉर्म में, एडमिनिस्ट्रेटर्स के फॉर्म में। अब दे बिकेम स्लोली एंड ग्रेजुअली वेरी वेरी पावरफुल, even than the people who were earlier considered more important, that is the senatorial class। यानी जो सेनेट वाले लोग थे उनकी इम्पोर्टेंस कम होने लग गई, और ये जो नए गवर्निंग बॉडीज आ रहे थे, प्रोविंशियल अपर क्लासेस, इनको पावरफुल और बनाया जा रहा था। कौन बना रहे थे इनको पावरफुल? एम्परर्स ही बना रहे थे। नाउ थिंक इनटू इट कि व्हाई वर एम्परर डूइंग दिस, बिकॉज एम्परर को भी कहीं ना कहीं डर था कि ये सेनेटर्स अगर ज्यादा पावरफुल हो गए, हमने पढ़ा था कि रिपब्लिक के टाइम पे ये लोग ही रूल करते थे, बाद में देखा था कि एम्परर दिखाते थे कि असली पावर सेनेटर्स की है, पर रूल एम्परर ही करता था, और सेनेटर्स वांटेड कि अगर एनी हाउ ये हो सके तो हमें पावर वापस मिल जाए। तो द एम्परर समवेयर वांटेड कि देयर आई शुड हैव अ ग्रुप ऑफ वेरी लॉयल पर्सन, ताकि मैं सिर्फ सेनेटर्स पे डिपेंड नहीं रहूं, बिकॉज दे ऑलवेज वांट मोर पावर। तो ये जो नया ग्रुप इमर्ज हुआ, इसको जो अब के जो एम्परर्स थे ना, ये इनको ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते थे। जैसे जो एम्परर गैलीनियस था, ही एक्चुअली कंसोलिडेटेड देयर राइट टू पावर, यानी वो धीरे धीरे क्या है, इम्पोर्टेंट पोजीशन और पावर जो है सेनेटर्स को हटा के किसको दे रहा था, मिलिट्री कमांड। ये जो नए लोग प्रोविंशियल एरिया से आ रहे थे एज मिलिट्री पीपल, धीरे धीरे इसने क्या कर दिया, गैलीनियस ने फॉरबेड, मतलब फॉरबिडन वर्ड सुना होगा, मना कर दिया, तो स्टॉप। सेनेटर्स को बोला आप आर्मी में सर्व नहीं कर सकते हो, ना ही आपका उनसे कोई कंट्रोल है, ताकि कभी भी सेनेटर्स जो है ना इतने पावरफुल ना हो जाए कि ये लोग भाई किसके ऊपर कंट्रोल ले ले, ये लोग कंट्रोल ले ले पूरे एम्पायर के ऊपर, और एम्परर का पावर ही थी।
इसलिए emperor were now developing another group of faithful, you can say, military commanders and administrators for themselves. In the late first, second and early third century, army और administrators जो है वो ज्यादातर कहाँ से लिए जाते थे? प्रोविंसेस से लिए जाते थे. प्रोविंसेस जो है बेसिकली दीज वर हम बोलेंगे टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द रोमन एम्पायर. Whereas जो डिपेंडेंट वाले किंगडम्स थे ना, ये डिपेंडेंट किंगडम्स ऐसे किंगडम्स थे जो हम बोलेंगे कि इनके जो रूलर्स थे वो डिपेंड करते थे ऑन दी रोमन एम्पायर फॉर मेनी थिंग्स एंड कहीं ना कहीं वो रोमन के अंडर रहते थे. तो हम ये बोलेंगे कि these provinces earlier supplied army and administrative services to the king. पर जैसे जैसे citizenship spread to these regions and this was no longer confined to Italy. यानी पहले when we started the chapter I told you कि इटली जो है वो ही मतलब इटली में ही एक्चुअली रोमन एरिया जो है वो क्या है लोकेटेड है. But slowly and gradually it spread to the other provinces also. और जो provinces है वो भी क्या होने लग गए? धीरे धीरे पावरफुल होने लग गए. तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड वाज हम ये देखेंगे कि अर्बन सेंटर्स में क्या क्या चेंजेस आए. तो जो अर्बन सेंटर्स थे बेसिकली इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ द अर्बन सेंटर्स ऑफ दैट टाइम, दैट इज इन द रोमन एम्पायर. जो सिटी थे वहाँ पे सिटी के मैजिस्ट्रेट थे. मैजिस्ट्रेट वो होते हैं जो भाई लॉ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं. उनकी सिटी काउंसिल थी. टेरिटरी थी जिसमें कंटेनिंग मैनी विलेजेस व्हिच वर अंडर देयर जुरिसडिक्शन. जुरिसडिक्शन मतलब एरिया ऑफ कंट्रोल. एरिया ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है यहाँ पे कि कितनी एरिया जो है उस सिटी के अंडर है. आई एम रिपीटिंग अगेन कि कितनी एरियाज हैं जो कि इस सिटीज के अंडर है. तो इस सिटीज के अंडर का मतलब है कि जैसे टेरिटरी भी फिक्स थी कि भाई ये इतनी एरिया जो है ये एक सिटी है, इसमें ये इतने विलेजेस भी इंक्लूडेड है, जिसका जब भी डिसीजन लेना होगा तो कौन लेगा? वो पर्टिकुलर सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन ही लेगी. विलेज जो है डिपेंडिंग अपॉन देयर डेवलपमेंट could be upgraded in the status of city and vice versa. यानी अगर जैसे कोई एक विलेज है उसमें बहुत डेवलपमेंट हो गई तो उसको सिटी मान लिया जाता था. इट वाज टर्म्ड एज अ सिटी. और अगर सपोज कोई ऐसी सिटी है जो अपना डेवलपमेंट लूज कर रही है और ऐसे लग रहा है धीरे धीरे विद टाइम डेवलप नहीं हो पा रही है तो उसको वापस विलेज का टर्मिनोलॉजी दे देते थे. दैट मीन्स it was usually as a mark of imperial favor. यानी अगर विलेज अच्छे से डेवलप हो रही है तो राजा भाई आपसे खुश है तो इसलिए वो आपको क्या दे देगा? सिटी का टर्म दे देगा. और अगर आपकी अच्छी तरीके से आपकी गवर्नेंस नहीं चल रही है तो वो आपको वापस से विलेज बना सकता है. अब why are we again and again talking about this urban area and village अलग से पढ़े हैं urban areas अलग से? Because the people living in the city had great advantage. क्या great advantage थी कि वो लोग क्या करते थे? सबसे पहले तो जब एग्रीकल्चर होता था विलेजेस में तो आफ्टर द हार्वेस्ट what they used to do, after the harvest they used to collect all the material. जितना भी हार्वेस्ट है वो सारा मटेरियल उन्होंने कलेक्ट कर लिया. और वो मटेरियल कलेक्ट करने के बाद क्या करते थे? उसमें से बहुत सारी चीजें जो है वो सिटीज में भेज देते थे. फिर नेक्स्ट ईयर के लिए वो बहुत सारी चीजों को सेव करके रखते थे क्योंकि भाई ऐसी एरिया थी जहाँ पे फेमाइन आ सकती है, कभी भी खाने की कमी आ सकती है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है. तो एक साल के लिए वो लोग स्टोर कर लेते थे, सिटीज में भेज देते थे. जो गांव वाले हैं उनके लिए बेसिकली पल्सेस, लेंटिल्स ऐसी चीजें ही रह जाती थी. तो ये लोग फोकस करते थे कि भाई माल न्यूट्रिशन ना हो जाए, बेसिकली सिटी का ही फोकस करते थे. तो जो विलेजेस वाले थे ना उसके बाद जब उनके फूड आइटम्स खत्म हो जाते थे तो उनको बहुत बार क्या करना पड़ता था? अनहेल्दी फूड खाना पड़ता था. अनहेल्दी फूड जैसे किसी पेड़ के कुछ ट्विग्स which were not you can say हम बोल सकते हैं suitable for eating, मतलब unedible जैसे होते थे. तो फिर भी अब उनके पास और कोई चारा नहीं होता तो वो लोग वही खाते थे. शूट्स ऑफ दी ट्री, कुछ बुशेस,
कुछ रूट्स ऑफ प्लांट्स उनको लगता था अब और कुछ खाना तो है नहीं, तो हम किस तरीके से मैनेज करें। तो इस तरीके से मैनेज करते थे कि दे यूज टू eat the items available near about in their area, forest or so on, which were not considered suitable for eating, but obviously they did not had any other option. इसके अलावा अर्बन लाइफ और तो अच्छी थी। अर्बन लाइफ जो है हम बोलेंगे कि वहां पे क्या था, पब्लिक ये जो वाटर है इसको बहुत सेक्रेड माना जाता था। सेक्रेड का क्या मतलब होता है, मतलब पूजनीय है और बहुत ज्यादा प्योर। पर सिटी में क्या हो, कुछ सिटीज में स्पेसिफिकली एक का जो अपने को एग्जांपल दिया हुआ है, एक जो ईरानियन रूलर था उसने ट्राई किया कि पब्लिक बात इंट्रोड्यूस करे, जैसे भाई थोड़ा हम बोलेंगे पूल जैसे जिसमें लोग आके थोड़ा एंजॉय कर सके, जैसे स्विमिंग पूल उस टाइप के जो पार्क जैसे अपने वाटर पार्क वगैरह, तो नॉट एग्जैक्टली, बट एक उन्होंने पब्लिक बात खोलने की सोची। पर ऑब्वियसली जो वहाँ पे क्लर्जी थी उन्होंने इसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया दैट यू कैन नॉट डू इट लाइक दिस बिकॉज the water is considered a very pure and sacred thing and you cannot just open any public bath as an enjoyable thing. तो खोला था उन्होंने, बट इट वाज इट हैड दे हैड टू फेस लॉट ऑफ प्रोटेस्ट। इसके अलावा ये लोग एंटरटेनमेंट के लिए शोज भी करते थे। नाउ दे हैव गिवन अस एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल एक कैलेंडर है जिसमें ये लिखा हुआ है स्पेक्टेकुलर, यानी कि शोज जो है वो उधर बहुत कॉमन थे। और एक कैलेंडर में लिखा हुआ है ऑलमोस्ट 176 डेज ऑफ द ईयर शोज होते थे वेयर पीपल यूज टू कम एंड वॉच इट एंड एंजॉय। मतलब सिटी लाइफ वाज बेटर ऑब्वियसली एज कंपेयर टू द विलेज लाइफ, क्योंकि नॉट ओनली देयर लाइफ वाज गुड, दे हैड गुड फूड आइटम्स टू ईट, they were considered better, they have lot of facilities, but source of entertainment भी उनके पास बहुत सारे थे। अब अपने पढ़ते हैं कि नेक्स्ट फेज में क्या हुआ। तो ये हमने पढ़ा था कहीं ना कहीं अर्ली फेज ऑफ थर्ड सेंचुरी। नाउ जब थर्ड सेंचुरी स्टार्ट हुआ उसके थोड़े टाइम बाद वी विल सी दैट दिस एरिया फेस अ लॉट ऑफ क्राइसिस। If you remember in our last class we have done that internal और external जो warfare थे वो इतने ज्यादा नहीं थे initially, but after this we will see कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं फाइटिंग स्टार्ट हो गई थी at several fronts, बहुत सारे डायरेक्शन में। अराउंड 230 BC के बाद बहुत ज्यादा वॉरफेयर स्टार्ट हो गई थी। एक जो हम स्पेसिफिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा हम बोलेंगे ऐसे नेचर के थे और एग्रेसिव डायनेस्टी थी, वो थी ससेनियन। ये इमर्ज हुई थी 225 BCE में ईरान में, एंड दीज वर द पीपल हु वांटेड टू कॉन्कर मोर एंड मोर एरियाज। एंड हम बोलेंगे इसलिए वो वाला जो टाइम था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट और वॉर्स का था। विदिन 15 ईयर इसी टाइम पीरियड में अराउंड इन थर्ड सेंचुरी विदिन 15 years जो इनकी डायनेस्टी है इट एक्सपैंडेड रैपिडली इन द डायरेक्शन ऑफ यूफ्रेट्स। बहुत ज्यादा जो इनकी डायनेस्टी है वो बढ़ गई थी एंड दे वर एक्सपैंडिंग स्टिल कंटिन्यूअसली एंड 15 years में इनकी यूफ्रेट्स के अराउंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एंड we get to know this through few of the inscription, जैसे रॉक इंस्क्रिप्शन कट मिला है जिसमें अपने को कुछ एविडेंसेस मिले हैं कि ईरानियन रूलर ने बोला है कि मैंने 60,000 आर्मी जो है उसको आई हैव डिस्ट्रॉयड देम एंड मैंने ईस्टर्न कैपिटल ऑफ एंटियोक को अपने अंडर कर लिया है। मीनवाइल जो जर्मैनिक ट्राइब्स थे उन लोगों ने भी यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी कॉन्फेडरेशन बना ली थी एंड दे स्टार्टेड टू बिगैन टू मूव अगेंस्ट राइन एंड डैन्यूब फ्रंटियर। तो बेसिकली हम देखेंगे 233 से 280 जो पीरियड है टाइम पीरियड, उस टाइम पे बहुत सारे रिपीटेड इन्वेजन हुए थे ब्लैक सी से एल्प्स के बीच में एंड इवन जर्मनी तक। नाउ ये जो हम बोलेंगे कि ये क्राइसिस जो है ये कंटिन्यू रहा और ये जो वॉर है ये लोग करते ही रहे। जैसे इससे पहले हमने ये सैसनिक वाला पढ़ा था। नाउ ये जो जर्मेनिक ट्राइब्स है ये भी बढ़ रहे थे एंड देन आफ्टर दिस वी विल सी कि रिपीटेड इन्वेजन होती ही जा रही थी। रोमन्स को अपने बहुत सारी एरिया जो है अबंडन करनी पड़ी यानी कि छोड़नी पड़ी।
बेसिकली बियॉन्ड द डैन्यूब, यानी डैन्यूब के आसपास वाली एरिया जो है वो रोमन्स के हाथ से धीरे धीरे निकलती जा रही, and they were now losing on the big empire that they were ruling on. अब यू कैन इमेजिन कि जब भी पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है ना किसी एरिया में, स्पेशली एम्पायर्स में और डायनेस्टीज में, तभी जो उधर के राजा है ना वो भी हमेशा क्या करते रहते हैं, एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं फॉर सक्सेशन, यानी कि मैं राजा बनूं या मैं, या लोग भी बिलीव करते हैं कि ये जो अभी करंट एम्परर है ये इतना पावरफुल नहीं है, तभी सक्सेशन, तभी इतने हम बोलेंगे कि फाइटिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट रूलर आना चाहिए कोई, या और केपेबल आना चाहिए। तो जस्ट इमेजिन कि 47 इयर्स में 25 एम्परर्स ने सक्सेशन किया, यानी 25 एम्परर्स चेंज हो गए थे ओनली इन द स्पैन ऑफ 47 इयर्स, मतलब ऑलमोस्ट एवरेज ले तो एक एम्परर जो है वो 2 इयर्स भी रूल नहीं किया। तो ये ऑब्वियसली अपने को क्लियर इंडिकेशन देता है कि द सिचुएशन देयर वाज नॉट गुड एंड पीपल वर कंटिन्यूअसली फाइटिंग विद ईच अदर। So third century actually saw somehow the disintegration, or you can say the moving out of power from the hands of the Roman Empire, and they had to face lot of problems. They will not die off that easily, obviously, but जो जितने powerful पहले थे उससे in terms of expansion जो है वो कम था, and they were facing continuous fights and continuous warfare if we see about the 3rd century Roman Empire. Now, this is what we'll do till today. In our next class, we'll study about their society, maybe their gender, literacy, culture, और ये जो बाकी उनकी लाइफस्टाइल और सोसाइटी से रिलेटेड चीजें हैं उससे रिलेटेड अपने पढ़ेंगे. So for today we'll do this much. I suppose everything is clear, and so now we meet in the next class and we'll proceed with